तो आज भी ऐसा है, हम आज नया स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज है हमारा कौन सा फर्स्ट पेपर स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है ना। फर्स्ट पेपर, और फिर फर्स्ट पेपर का नाम आपके का क्या है? पादप आकारिकी एवं शारीरिकी। ठीक है, प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। तो मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी की बात करें तो इसमें होते हैं कितने? 4 यूनिट है भाई आपकी, ठीक है। तो देखो पहले क्या क्या है इसमें, पहले हम सिलेबस समझ लें इसका, है ना। ये स्टार्ट कर देते हैं फाइनली हम यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, ठीक है। अब बात करें यूनिट 1 में क्या आता है, ठीक है। तो यूनिट 1 में है आपके बेसिक नॉलेज है ना, यानी कि जो आवृत बीजी पौधे होते हैं, यानी पुष्पीय पादप की मूलभूत संरचना। क्योंकि पढ़ना क्या है इसमें, पादप आकारिकी तो है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें ना फ्लावरिंग प्लांट्स पर ही ध्यान दिया गया है। क्योंकि जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ये सब तो आप पढ़ चुके हैं सेकेंड ईयर में, तो इसलिए आवृत बीजियों को इसीलिए छोड़ दिया गया था, जिससे आप लोग थर्ड ईयर में पढ़ सको उसे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें आप लोग क्या पढ़ोगे कि एक प्रारूपिक जीव जो है, मतलब मूलभूत संरचना, ये पढ़नी है आपको। किसकी? एंजियोस्पर्म्स की। एंजियोस्पर्म मतलब क्या होता है? आवृत बीज, ठीक है। उसके बाद अगला सेकेंड यूनिट जो है आपकी, वो है सेम के नाम से। सेम मतलब शूट एपिकल सिस्टम, यानी पूर्ण रूप से यह प्ररोह पर है आधारित, ठीक है। प्ररोह के बारे में सारी चीजें पढ़ोगे आप इसमें, मतलब इसमें तने की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक वृद्धि, है ना, असंगत वृद्धि, कैम्बियम वगैरह, भरण ऊतक वगैरह, वो सब पढ़ोगे। आंतरिक संरचना, एक बीजपत्री की, द्विबीजपत्री की, वो सब पढ़ोगे। तीसरी यूनिट आती है, वो है लीफ के बारे में और रूट के बारे में, ठीक है। इसमें आप लोग लीफ, कितने तरीके की पत्तियां होती हैं, कैसे लगती हैं, है ना। और इसके अलावा आप प्ररोह में यहाँ पढ़ लोगे पुष्पक्रम वगैरह, सब इसमें आ जाएंगे ये सब, ठीक है ना। और लीफ के बारे में पढ़ने के अलावा आप लोग यहाँ पढ़ोगे रूट के बारे में, यानी जड़ कैसे उगेगी, क्या कैसे वृद्धि करेगी, ठीक है ना। एक बीजपत्री की आंतरिक संरचना, द्विबीजपत्री की आंतरिक संरचना, ये सब पढ़ोगे आप। उसके बाद अगली जो है चौथी यूनिट है आपकी बीज के नाम, ठीक है ना। बीज यानी बीज का विकास कैसे, क्या, अभी तक आपने बीज कितने प्रकार के होंगे वो सब पढ़ोगे। अभी आपने भ्रूण का निर्माण पढ़ा है, बीज का नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। तो बीज का विकास, बीज की संरचना, प्रसुप्ति काल, ठीक है, भोज्य पदार्थ का संचय, बीजांकुरण का समय, संचित पदार्थ, ये सारी चीजें, बीज का महत्व क्या है, ये सब कुछ, ठीक है ना। फिर उसके बाद पारिस्थितिकी अनुकूलन पढ़ोगे कि बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है और कहाँ कैसे वो उग सकते हैं, कैसा उन्हें वातावरण चाहिए, वो सब पढ़ोगे, ठीक है। क्योंकि बीज जब तक शांत रहता है, उगता नहीं है, उसे कहते हैं प्रसुप्ति काल, ठीक। अगला आता है कायिक जनन, चौथा इसी में है, बीज के अलावा कायिक जनन, यानी कि अगर बीज नहीं बन रहा तो दूसरी विधियां। तो ये सब कुछ आपका आपकी इस यूनिट में पढ़ना है आप, ठीक है ना। अब आपके फर्स्ट पेपर की सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं, बेसिक बॉडी ऑफ प्लांट फ्लावरिंग स्ट्रक्चर, है ना। यानी कि प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है ना, बेसिक बॉडी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग किसे कहेंगे? जिसमें फ्लावर आते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, फ्लावरिंग प्लांट वैसे जनरली बोल देते हैं फ्लावर वाले, लेकिन आवृत बीजियों की परिभाषा आपको पता होगी, जिनमें बीज आवरण में बंद होते हैं। और बीज का आवरण, एक तो बीजावरण, दूसरी चीज कहाँ बनता है बीज? निषेचन के बाद बीजांड बीज बनता है, और निषेचन के बाद अंडाशय फल बनता है।
तो आपको पढ़ना क्या है, आज पहली यूनिट से शुभारंभ करते हैं। ठीक है भाई। पुष्पीय पादप की मूलभूत संरचना। पुष्पीय पादप की मूलभूत संरचना। ठीक है, अब बात करें पुष्पीय पादप की मूलभूत संरचना में क्या क्या आएगा। ठीक है, पादप काय का परिवर्धन कैसे होगा, पादप काय मतलब पूरे पौधे के शरीर का। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले बात करें हम आकारिकी। आकारिकी शब्द कहाँ से आया, आकारिकी को अंग्रेजी में कहते हैं मॉर्फोलॉजी। आकारिकी, ठीक है, आकारिकी का उदाहरण क्या है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी वर्ड आया मॉर्फस, क्योंकि हमें पता है ग्रीक कंट्री की लैंग्वेज जनरली हम लोग पढ़ते हैं, लैटिन लैंग्वेज है ना। तो अब बात करें, मॉर्फस शब्द का मतलब होता है संरचना, मॉर्फस प्लस लोगोस। ठीक है ना, तो मॉर्फस का मतलब क्या होता है, संरचना, और शारीरिकी का मतलब क्या होता है, एनाटॉमी यानी आंतरिक संरचना। ठीक है, तो संरचना, और लोगोस का मतलब क्या हो जाएगा, अध्ययन, यानी कि अध्ययन करना है, संरचना का अध्ययन, कैसे कहाँ कौन सा भाग लगा हुआ होगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे एनाटॉमी। एनाटॉमी कहाँ से आया, एक बात और, पहले शारीरिकी। शारीरिकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनाटॉमी। ठीक है, एक होता है कार्यकी, यानी कि सारे ऑर्गन मिलके कैसे काम कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कार्यकी। कार्यकी किस में आता है, फिजियोलॉजी में। वो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, है ना, सेकेंड पेपर जो है आपका बॉटनी का, प्लांट फिजियोलॉजी, इसमें प्रकाश संश्लेषण और श्वसन ये सब पढ़े हैं आपने। तो वो क्या हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी। यहाँ क्या पढ़ना है आपको, प्लांट की मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हम किसकी, एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब क्या है, एनाटॉमी वर्ड आया एना से, एना का मतलब होता है भिन्न, है ना, और टॉमी का मतलब टेमनीन से आया, एनाटॉमनीन, एना प्लस टॉमनिन। ठीक, एना का मतलब होता है भिन्न, अलग अलग, और टॉमनिन मतलब होता है काट, यानी अलग अलग तरीके से काटा जाता है और काट करके देखा जाता है कि अंदर से उसकी संरचना कैसी है। ठीक है ना, अब कैसे देखेंगे, देखो भाई दो तीन तरीके हैं। अगर किसी भी पौधे के तने को, पत्ती को, जड़ को आप सीधा ऐसे काटते हो, जैसे मान लो ये तना है, ठीक है, अब इस तने का एक छोर ये है, अगर आप इसे ऐसे सीधा काटते हो तो वो हो जाता है LS, लॉन्गिट्यूडनल काट, यानी अनुदैर्ध्य काट। और अगर आप इसको यहाँ से ऐसे काटते चलते हो, है ना, टिप से ऊपर, तो इस काट को क्या बोलेंगे हम, TS। दो तरीके से काट होती है ना, एक होती है LS और एक होती है TS, यानी कि होती है अनुदैर्ध्य काट और ये होती है अनुप्रस्थ काट। यानी कि ये कोई तना है, अगर आपने इसको ऐसे कट किया तो इसका आकार आपको ऐसे दिखाई देगा, बोलो यहाँ से ये हिस्सा ऐसे दिखाई देगा आपको, तो ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल कट। और अगर TS है उसका मतलब आपको ये ऐसे काटना पड़ेगा, यानी एक हिस्सा आपको यहाँ से ऐसे दिखेगा और एक हिस्सा आपको ये ऐसे यहाँ से दिखेगा। आई बात समझ में, यानी कि इसमें फिर देखेंगे कि कैसे क्रम है, वलकुट क्या है, तना है ना, कैम्बियम, ऐधा वगैरह कैसे क्या बनेगी, वो सारी घटनाएं जो है वो इसमें घटेंगी। ठीक है, वो पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं भाई, पहले बाहर की संरचना पढ़ेंगे, तभी तो आंतरिक संरचना को पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि पढ़ना क्यों जरूरी है, पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब पौधों के आवृत बीजियों के बारे में हमें पता होगा, कौन सा जो है वो उसकी आकारिकी कैसी है,
है ना, बाहर से कैसा दिख रहा है, तभी तो हम उसका टेक्सोनॉमी में अध्ययन कर पाएंगे। टेक्सोनॉमी के रूल रेगुलेशन सब पढ़ लिए, फैमिलीज भी हमने पहले पढ़ ली, जबकि हमें पढ़ना पहले ये था, है ना। तो पहले हम पहचानना तो सीखें कि पौधे दिखते कैसे हैं, फिर हम उसे उस फैमिली में कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जायलॉन और मैत्रे, इस तरीके के कुछ साइंटिस्ट वगैरह हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से नाम दिए हैं, ठीक है ना। जैसे पौधों की आंतरिक संरचना का गहन अध्ययन करेंगे तो पता चलता है फ्लॉइस, जाइलोन और मैत्र, पिथ, यानी उसमें 3 घटनाएं, उसमें 3 संरचनाएं होंगी, ठीक है। अच्छा, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा गया है, ये कई बार पूछ लिया जाता है, यानी जो हम वनस्पति विज्ञान पढ़ रहे हैं उसके पिता किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस कौन थे, फादर ऑफ बॉटनी, ये नाम पूछ लेते हैं कई बार। और फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को बोलते हैं, है ना, ये तो पता ही होगा। और फादर ऑफ बायोलॉजी वो भी किसको बोलते हैं, अरस्तु को ही बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले द एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स, इस तरीके की एक बुक थी, एनाटॉमी प्लांटेरम, मेलपीगी के द्वारा लिखी गई, ठीक है। स्लाइडन और स्वान ने तो कोशिका सिद्धांत दिया ही था। फिर इस तरीके से इसकी कुछ, ये तो थ्योरीज वगैरह है ना। एक बुक है डी बेरी की लिखी हुई कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ एंड्रोगैम्स एंड फर्न, ये हमने पिछले वाले पेपर में पढ़ी थी। तो अब आगे मेन टॉपिक पे बात करते हैं हम, पुष्पीय पादप की मूलभूत संरचना, जिसमें पुष्प होगा, फूल होगा, फल होगा, ठीक है भाई। पुष्पीय पादप की मूलभूत संरचना जो टॉपिक है, इसमें सबसे सीधी सी बात है, हमें पुष्पीय पादप कैसे, वही छोटे बच्चों की तरह पढ़ते आ रहे हैं आप शुरू से, कि उसके अंदर जायांग होगा, फिर उसके अंदर पुंकेसर होगा, फिर उसके अंदर दल होगा और वाहिदल। ये पत्ती होगी, यहाँ पर बीजाणु होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें तना हो गया, फिर इसमें आगे इधर जड़, इस तरीके से। फूल तो बहुत बड़ा ही बना दिया हमने, है ना, जड़ छोटी सी रहेगी। चलो जो भी है, ठीक है ना। तो पुष्प या आवृत बीजी या पुष्पधारी पौधे पृथ्वी पर उपस्थित हुए ना जब, तो उन्हें सबसे ज्यादा विकसित समूह माना जाता है, ठीक है। और एक बात कही जाती है कि प्ररोह एक रूपांतरित, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, यानी पुष्प में ही क्या बना, प्ररोह से ही पुष्प बना है। प्ररोह किसे कहते हैं, पौधे का ऊपरी भाग, देखो समझो, ये जमीन हो गई, जमीन के अंदर ये जड़ हो गई, जड़ से ऊपर। तो जमीन के अंदर जो दबा हुआ भाग है जनरली, हालांकि हर जगह ये परिभाषा फिट नहीं होगी, क्योंकि आलू तो एक तना है, तो आलू तना है जो भाग हम खाते हैं वो तो मिट्टी के अंदर होता है, फिर आप कैसे कह सकते हो। इसलिए तो यानी कि जिसमें केवल जड़ ही जड़ है वो तो क्या, मूल तंत्र, मूल, और ऊपर जो भी भाग है यानी कि उसके अंदर तना, शाखा, पत्ती, फूल और फल जो भी उगाए, ठीक है, ये क्या बोला जाएगा, ये पूरा ही तंत्र प्ररोह बोला जाएगा। अब देखो भाई होगा क्या, वैसे तो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास जब ली थी ना, जब टेक्सोनॉमी पढ़ाया था, तभी तुम्हें आवृत बीजों से परिचय में यही करवाया था, ठीक है, कि कैसे विकसित होगा। एक बार और सुन लीजिए, पुष्प को एक रूपांतरित प्ररोह क्यों कहा जाता है, पुष्प को एक रूपांतरित प्ररोह इसलिए कहा जाता है, जैसे पेड़ होगा साहब, ठीक है, ये शाखा है, ये यहाँ से पत्ती निकल गई, अब क्या होगा, इसमें आपने छोटे बच्चे रहे होंगे ना, तब आपने पढ़ा होगा कि ऐसे 2 प्रकार के ऊतक होते हैं पौधों के अंदर, ठीक है, शीर्ष, एक तो होता है विविज्योतक ऊतक और दूसरा होता है पादप ऊतक। पहले पढ़ो, पादप ऊतक पढ़े होंगे, एक होता है विविज्योतक
और उस विभिज्योतक के बाद दूसरा आता है आपके सामने परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक। ये विभिज्योतक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। जो ऊपर शीर्ष को बढ़ाए वो शीर्षस्थ विभिज्योतक, जो मोटाई को बढ़ाए वो पार्श्व विभिज्योतक, जो ब्रांचिंग को बढ़ाए इस तरीके से, ब्रांचिंग मतलब जो टहनियों को बढ़ाए उसे क्या बोलेंगे, अंतर्वेशी। स्थायी ऊतक में फिर 2 प्रकार के हो जाते हैं ना, सरल और जटिल। सरल के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, मृदुतक, यानी एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने, दृढ़ोतक और मृदुतक, दृढ़ोतक और एक और होता है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्थूल कोणोतक से। ठीक है। जटिल में फिर 2 प्रकार के आ जाते हैं, एक आएगा जाइलम। अब मुझे नहीं लगता कि जाइलम को ऐसे दारू ऊतक लिखने की जरूरत है, इतना तो समझ जाएंगे, है ना। और फ्लोएम को कोशवाहा ऊतक लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो जाइलम ये हो गया और दूसरा क्या होता है, फ्लोएम, ठीक है ना। फिर जाइलम को क्यों कहा जटिल, क्योंकि ये 4 अन्य प्रकार की कोशिकाओं से भी मिलके बना होता है, ठीक है। जाइलम में क्या आएगा, जाइलम की स्पेलिंग ये होती है और फ्लोएम की ये होती है। तो जाइलम पैरेन्काइमा यानी कि जाइलम मृदुतक, फिर जाइलम फाइबर, फिर यानी कि जाइलम रेशे, फिर आगे आ गया क्या, जाइलम वेसल्स वाहिकाएं, और जाइलम ट्रैकिड्स। आपको पता है आवृत बीजी पढ़ रहे हो, तो आवृत बीजियों में तो जनरली पादप, अकारिकी में, शारीरिकी में कौन सा पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं पुष्पीय पादपों के बारे में। तो पुष्पीय पौधों में सीधी सी बात है तो होगा ही होगा ट्रैकिड्स, तो है ना, वाहिकाएं वाहिनिकाएं दोनों होंगी। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में क्या होगा, फ्लोएम मृदुतक, फ्लोएम फाइबर, है ना। और इसके अलावा क्या होगा, फ्लोएम के और 2 भाग होते हैं, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, है ना। सीव ट्यूब मतलब चालनी नलिकाएं, चालनी नलिकाएं, और कंपेनियन सेल मतलब सह कोशिकाएं। तो ये हो गई, तो इस तरीके से हो गया जटिल, ये सरल, और ये हो गए विभिज्योतक, ठीक है। अब बात करते हैं क्या पौधे की कैसे पुष्प बनेगा। वो जो ये शीर्षस्थ विभिज्योतक है इसकी वास्तविक संरचना ऐसी नहीं होती है सीधे, ये इस तरीके से होती है, ये। तो इसे क्या बोलेंगे, इसकी स्थिति ये वाली होगी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा वैसे तो ट्यूनिका कार्पसवाद, है ना। ट्यूनिका कार्पसवाद में क्या है, यानी कि ये है मुख्य रूप से संरचना जो कोशिकाओं का विभाजन करेगी नीचे की तरफ, ठीक है। अब ये कोशिकाओं को नीचे विभाजित करती जाएगी तभी तो ये लंबाई बढ़ती जाएगी। भाई ये हिस्सा नीचे की तरफ कोई कोशिका विभाजित करते जा रहा है तो क्या हुआ, इसकी लंबाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, पूरी सेम कंडीशन यहाँ पे होगी। और ये ट्यूनिका जो होती है वो क्या करती है, उसे कवर देने का काम करेगी, है ना, मतलब उसकी सुरक्षा करेगी। तो ट्यूनिका कार्पसवाद की थ्योरी आपको पढ़ने को मिलेगी इसमें। तो अब होगा क्या, यही स्थिति यहाँ भी होती है, हर पौधे में सबसे पहले यही उगता है। मतलब ऐसे समझो जैसे बीज है, तो बीज से एक प्रांकुर बना, एक मूलांकुर बना, तो इस प्रांकुर में ही स्थिति ये होगी, ये वाली, ये होता है शीर्षस्थ विभिज्योतक। अब इस शीर्षस्थ विभिज्योतक का काम कैसे चलेगा भाई, ये कैसे काम करेगा, कैसे कह दिया कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, ये तो हम मान लेंगे प्ररोह तो है, लेकिन प्ररोह किसे कहते हैं, जिसमें शाखाएं हो, जिसमें फूल हो, फल हो, मतलब कुल मिला के जिसमें शाखन हो रहा है। सीधा तो हो गया तना, तने में हो गया क्या, शाखन, तो फिर उसमें और भाग बनेंगे तो उसे बोलेंगे प्ररोह, ठीक है ना। तने और प्ररोह में अंतर होता है। अब क्या हो, ये पौधा है,
ठीक है, ये एक शाखा निकल गई। इस शाखा की स्थिति यहाँ पे ये थी। ठीक है भाई, इसमें ऐसे जो अंतर्वेशी रहा होगा उसमें से ऐसे निकल गया, ये पत्ती में बदल गया इस तरीके से। अब क्या होगा, इसकी स्थिति देखो आपको, बस कुल मिला के हमें यही पढ़ना है। यहाँ ये जो स्थल होता है ये होता है कोशिका विभाजन स्थल। अब क्या होगा, इसमें ये यहाँ से ऐसे बढ़ेगा, ये ऐसे बढ़ गया, इन दोनों के बीच में ये हिस्सा बढ़ के यहाँ बना दिया इसने। ठीक है, ये अब क्या होगा, अब ये वाला हिस्सा फिर से एक्टिव होगा, तो ये क्या बनाएगा इस तरीके से, बाह्यदल, और बाह्यदल के बाद फिर ये और नया बन गया ऐसे, ये तो ये बना क्या, ये क्या था, बाह्यदल। बाह्यदल को क्या कहते हैं, कैलिक्स। मतलब देखो बाह्यदल एक होता है ना तो उसे कहते हैं सेपल। सेपल मतलब बाह्यदल, कैलिक्स मतलब बाह्यदल पुंज। फिर ये क्या हुआ, बाह्यदल पुंज, यहाँ क्या बन गया, ये दल होता तो उसे कहते हैं पेटल, और दल का पुंज है, समूह है, तो दल के पुंज को क्या कहते हैं, कोरोला, यानी कि जो पंखुड़ियां होती हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बात करेंगे कि दल पुंज हो गया, बाह्यदल पुंज हो गया। अब यहाँ इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक संरचना होती है ऐसी, ये भाग फिर से विभाजन करेगा। अब ये विभाजन करके जो बनाएगा उसकी संरचना कुछ ऐसे होगी। ये भाग यहाँ से ऐसे बनाएगा संरचना, ये क्या बन गया, पुंकेसर। देखो भाई ऊपर का हिस्सा क्या होता है, परागकोश, ये क्या होता है, कुतंत्र, दोनों मिलके क्या बोले जाएंगे, पुंकेसर। और बहुत सारे पुंकेसर मिलके, देखो भाई ये तो हो गया एंथर, फिलामेंट, ये पुंकेसर एक होता है तो उसे क्या कहते हैं, स्टामेन, क्या बोलते हैं, या पुंकेसर के बजाय हम इसे पुमंग कहें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्या बोलेंगे, ओहो पुमंग, पुंगमंग का मतलब स्टामेन। बहुत सारे, जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, पुंकेसर। अब इन पुंकेसर को क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। ठीक है, अब क्या होगा, ये संरचना बन गई, अब ये बची। अब देखो भाई इसको क्या करना है, आगे विभाजित होना नहीं है। ठीक है, तो ये जो ट्यूनिका वाली स्थिति है ना, ये पूरी की पूरी अपना संरचना ऐसे बना लेगी, ये बना हुआ था ही। ठीक है, उसके बाद ये तो चल ही रहा था, बन गया बाह्यदल, दल, पुंकेसर, और ये बन गया जायांग, ये सॉरी, यानी इसने अपने आप को इस तरीके से मॉडिफाइड कर लिया, अपने आप को बदल दिया। तो ये इस तरीके से, अब क्या हुआ बोलो, ये प्ररोह था कि नहीं था, यही अगर यहाँ होता, इधर कहीं होता ऐसे, ठीक है, ये स्थिति थी इसकी। अगर तो ये आगे क्या है भाई, ये भी तो किसी जड़ में से जब निकला होगा तब इसकी स्थिति यही रही होगी ना, इसके इस भाग ने ऐसे वृद्धि करी यहाँ से ऐसे और आगे बढ़ता गया, फिर धीरे धीरे ये भाग जो था यहाँ का ये शाखाओं में बदला, यानी कि कुल मिला के कई बार पौधे ऐसे देखे होंगे आपने, तो इस भाग ने भी फिर ऐसे ही बनाया होगा, इसकी भी स्थिति यही रही होगी। फिर इसने आगे जाकर के और शाखाएं बनाई होंगी, इसने भी बनाई होगी, फिर यहाँ से पार्श्व ऐसे निकले होंगे, जो निकला उसमें से कोशिका में ऐसे इसने पत्ती बना दी, ये स्थिति रही होगी, फिर इसकी स्थिति ये रही, ये लास्ट एंड फाइनली इसने ये फूल बना दिया।
कुल मिला के ये क्या है, पूरा प्ररोह था यहाँ पर। और यहाँ इसने क्या किया, इस छोटे से भाग ने पूरा, यानी कि ये दल, बायदल, पुंग है ना, जायांग, ये सब भी क्या है, एक भाग ही तो है, मतलब एक तरीके से एक शाखन ही तो हुआ है। वो नई नई शाखाओं में बढ़ता चला गया, जैसे ये यहाँ से शाखाओं में बढ़ता चला गया। तो इसी तरीके की स्थिति को क्या बोलते हैं, इसी वजह से कहते हैं कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। ठीक है, तो इतना मैं समझती हूँ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो अब बताना, ठीक है ना, फिर आगे करो। तो यहाँ कोई डाउट तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो अब क्या किया जाता है, आवृत बीजी पौधों को आपको पता है बीज पत्रों के आधार पर दो कोटिलेडन्स में, यानी दो बीज पत्र होंगे तो द्विबीजपत्री, एक है तो एक बीजपत्री के आधार पे, है ना। बीज पत्र क्या होता है, बीज पत्र मतलब टिफिन बॉक्स होता है। किसका टिफिन बॉक्स है, जैसे कि बादाम है ना, तो बादाम को आपने, अभी तो सर्दियां पड़ रही हैं, खूब खा रहे होंगे सब बैठ के, है ना। तो ये बादाम है, तो इस बादाम में, चलो ठीक है ऐसे ही, फिर इसके ऊपर एक कवर होता है, उसमें से छेद छेद से होते हैं, उसको फोड़ते हैं, गिरेगा बादाम, बादाम निकल के आ गया। बादाम को आपने पानी में भिगो दिया कटोरी के अंदर, ठीक है ना। अब ये बादाम क्या होगा, इसको छील लिया अपन, कवर छीलने के बाद आप देखो उसकी स्थिति ऐसे होती है। ये क्या है, बीज, ये बीज में ये क्या है, प्रांकुर, जो क्या बनाएगा, यही वाला प्ररोह बनाएगा, तो ये हो गया प्रांकुर। यहाँ क्या है, मूलांकुर। मैम हमने देखे हैं कि नहीं देखे, बताओ। अगर देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो बादाम बस उठाया और खा लिया, ऐसे मत किया करना, है ना। अब क्या करना है, उसको खोलना है और खोल करके ऐसे देखना है, उसमें ये छोटा सा जहाँ पे वो दोनों को तोड़ के अलग नहीं करना है, उसको आहिस्ता आहिस्ता खोलना है कवर को, तब ये स्थिति दिखाई देगी, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, मूलांकुर और प्रांकुर, ये जो है, जब तक बीज को अच्छी स्थिति नहीं मिल जाती अंकुरण के लिए, तब तक ये इसको खाना देगी। तो दीज आर द टिफिन बॉक्स, है ना। तो इसे क्या बोलेंगे, बीज के लिए पत्र है वो, है ना, कि तुझे आगे की कहानी लिखनी है तो वो बीज पत्र है। रिजॉइन कर लीजिए आपको।